नमस्कार, मेरा नाम है एस करण और मैं एस के लर्निंग पॉइंट के नाम से एक चैनल चला रहा हूं जिसमें आपको इंग्लिश और राजस्थान जीके की क्लासें मिलती है। इसके अलावा मोटिवेशनल क्लासें भी मिलती है जो हमें कॉम्पिटिशन्स को क्वालिफाई करने में हमें मोटिवेट करती है और हमें एक नई एनर्जी देती है। जिस तरह से हमारी राजस्थान जीके की क्लास चल रही थी, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें कल हमने कालीबंगा के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे आहड़ के बारे में। ये हमारी राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं जो की खोज स्वतंत्रता के बाद में की गई थी, जिसमें बहुत सारे अवशेष मिले हैं। जैसे आहड़ जो सभ्यता है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में है। यानी आहड़ सभ्यता जो मिली है, आहड़ जो उत्खनन किया गया था वो राजस्थान के उदयपुर जिले में किया गया था और आयड़ नदी के किनारे किया गया है, जो कि लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। अगर इस सभ्यता को आप देखोगे तो इनका जो सामान मिला, अवशेष मिले हैं, उनके हिसाब से इनकी एज निकाली गई तो लगभग 4000 साल पुरानी है, आयड़ नदी के किनारे। और राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है उदयपुर, उस उदयपुर जिले में ये मिली है। और इनकी जो खोज की गई थी, यानी आहड़ सभ्यता की जो खोज की गई थी वो की थी अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी 1953 में। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, उनके 6 साल बाद। और अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज की थी। फिर उसका उत्खनन किसने करवाया? उत्खनन का मतलब वहाँ खुदाई करवाई, उसमें सामान ढूंढा। ये काम किया था रतन चंद्र अग्रवाल 1956 में, और रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था 1956 में। उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति था HD सांकलिया, उसने 1961 में किया था। और सबसे ज़्यादा जो उत्खनन करवाया था, सबसे ज़्यादा वहाँ खुदाई करके जो अवशेष निकाले थे वो निकाले थे HD सांकलिया ने 1961 में। तो इस आहड़ सभ्यता की खोज में या उसके उत्खनन में 3 व्यक्तियों का सबसे ज़्यादा योगदान है, जिसमें अक्षय कीर्ति व्यास ने तो इसकी खोज की थी, ढूंढी थी, जो कि उदयपुर जिले में आयड़ नदी के किनारे हमें मिली थी, ठीक है। और उसका फिर उत्खनन का मतलब खुदाई की, उनमें जो अवशेष मिले वो ढूंढे। तो वो रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में और HD सांकलिया ने 1961 में। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो उत्खनन करवाया था वो करवाया था HD सांकलिया ने 1961 में। तो इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, इनकी खोज का बन सकता है या उत्खनन किसने करवाया था, कौन से ईयर में करवाया था, ये भी आप याद रख सकते हो। अब आहड़ सभ्यता जो है उनके कुछ सरनेम, जो उनके अलग नेम भी है, दूसरे नेम भी है उनके, ठीक है, जिसको हम कहते हैं उपनाम। उनके उपनाम भी है, दूसरे टाइटल भी है। जैसे इसको ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। ताम्रवर्ती नगरी, जहाँ तांबा मिला है इसलिए इसको ताम्रवर्ती नगरी कहते हैं। आगे एक सभ्यता और आएगी जिसको हम गणेश्वर सभ्यता कहेंगे, और वो जो सभ्यता है वो ताम्रवर्ती नगरी की जननी होगी। यानी ये कंफ्यूज करता है कि गणेश्वर ताम्रवर्ती नगरी की जननी है और आहड़ उदयपुर में है, वो ताम्रवर्ती नगरी है। उसके बाद आघाटपुर, इसका दूसरा नाम आघाटपुर भी है, इसको धूलकोट भी कहते हैं। बनास नदी के आसपास है तो इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो ये इसके उपनाम है, ताम्रवर्ती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट, बनास संस्कृति, ये आहड़ के उपनाम हैं। अब वहाँ की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई थी? अर्थव्यवस्था का मतलब लोग जो काम करते थे उनकी आर्थिक क्रियाएं किसके ऊपर थी? तो उनकी आर्थिक क्रियाएं थी पशुपालन, पशुओं को बहुत पालते थे और उनका जो आर्थिक क्रियाएं चलती थी वो पशुपालन से ही चलती थी। मृद भांड का मतलब उस वक्त मिट्टी के बर्तन थे। मिट्टी के बर्तन जो बनाते थे उनके काला और लाल रंग करते थे वो, यानी उनको डिजाइन देने और भी आकर्षक दिखे और भी सुंदर दिखे, इसके लिए उसको आहड़ के लोग जो मिट्टी के मृद भांड थे उन पे काला और लाल रंग करते थे और उल्टी तपाई शैली का यूज करते थे। यानी उसको तपाते थे, जो शैली थी उल्टा करके उनको या उल्टा रख के उनको तपाते थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आहड़ सभ्यता में काले और लाल रंग के मृद भांड और उल्टी तपाई शैली, कई बार क्वेश्चन आ जाता है उल्टी तपाई शैली कौन सी सभ्यता में यूज करते थे? तो आहड़ सभ्यता में करते थे। और वहाँ पे रंगाई और छपाई के ठप्पे भी मिले हैं।
ठप्पे का मतलब जैसे काले और लाल रंग करते थे, किसी चीज़ पे और किसी कलर करते थे, तो उनका वो ठप्पा बना के रखते थे, तो कलर से उनको भरते थे और उसके ऊपर लगा देते थे, ताकि वो जो भी अगर वो कोई चीज़ है, वस्तु है, तो वो और भी आकर्षक लगे। इसके अलावा गंदे पानी की निकास के लिए, यानी जो वहाँ रहते थे, उनकी बस्ती थी, वहाँ गंदे पानी का जो निकास था उनके लिए उन्होंने चक्रकूप यानी कूप यानी कुआं, चक्र यानी गोल जो कुएं थे वो बनाए थे, जिसमें उनका जो घरों में रहते थे, जहाँ से वो पानी नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए यूज करते थे, वो एक चक्रकूप यानी बाहर एक कुआं बना होता था, उसमें चला जाता था। और एक चीज़ इसमें और ये बता दूँ, ये ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे आपने कालीबंगा पढ़ी थी, कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता थी, वैसे अगर इसकी बात की जाए तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो ये आहड़ सभ्यता। और अनाज के बड़े बड़े मृद भांड भी मिले हैं। मृद यानी मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन मिले अनाज के, जिनको वो गोरे कहते थे, जिनका नाम उन्होंने गोरे निकाल रखा था। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाते हैं कि गोरे क्या है, तो गोरे आहड़ सभ्यता में अनाज के बड़े बड़े मृद भांड मिले हैं, उनको गोरे कहते हैं। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि अनाज के बड़े बड़े मृद भांड का, आहड़ सभ्यता में अनाज के बड़े बड़े मृद भांड जो मिलते थे उनका क्या नाम था, तो उनको भी वो क्या नाम था, गोरे नाम था उनका। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। और इस सभ्यता का ईरान सभ्यता से भी संबंध था, यानी कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे पता चलता है कि ईरान के लोग भी यहाँ आते थे और यहाँ से सामान लेते थे वहाँ, तो ईरान सभ्यता से भी जुड़ी हुई थी वो। तो ये ईरान आहड़ सभ्यता के कौन से ज़िले में थी, कहाँ थी, कौन सी नदी के किनारे, किसने खोज की, उत्खनन किसने करवाया, उपनाम क्या है, अर्थव्यवस्था किस पे थी, मृद भांड किस प्रकार के थे, ये सारी चीज़ें आहड़ सभ्यता की विशेषताएं हैं। और अब हम देखेंगे आहड़ सभ्यता के अवशेष। अवशेष का मतलब होता है कि जब इनकी खुदाई की गई तो वहाँ क्या क्या चीज़ मिली, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में इन्हीं में से ही एक क्वेश्चंस निकालते हैं। तो उनका आहड़ सभ्यता का जब अवशेष यानी जहाँ वहाँ खुदाई की गई तो क्या क्या मिला, तो मिट्टी और पत्थर के मनके मिले। मिट्टी और पत्थर के मन का मतलब छोटे छोटे मणियाँ जिसको अपनी भाषा में कहते हैं। तो वो आजकल तो वो और भी अलग अलग मेटल्स के आते हैं, उस वक्त मिट्टी के भी मिले और पत्थर के टुकड़ों को काट काट के उनको मन के साइज में बनाया था। 6 तांबे की मुद्राएं मिली और 3 मोहरें मिली। आज हमारी जो करेंसी, जिसको हम करेंसी कहते हैं, जो या तो मेटल से बना होता है, सिक्का होता है, या फिर कागज़ के नोट होते हैं, तो उनके भी तांबे की मुद्राएं थी। जिस तरह से हम दूसरा मेटल यूज करते हैं, ठीक है, गोल्ड सोने का भी सिक्का होता है, चांदी का भी होता है, और जो हम यूज करते हैं ये भी मेटल है, उस तरह वो तांबे की मुद्राएं, तांबे की जो करेंसी बना के रखते थे। और 3 मोहरें भी मिली है। मोहरें का मतलब है उन्होंने 3 मोहरें हैं जो वो रंगाई छपाई में या किसी पे लगाते थे, वो मोहरें उसको कलर भर के और लगा देते थे। उसका डिज़ाइन जो भी उसके ऊपर मोहर पे डिज़ाइन बना रखता था, वो डिज़ाइन किसी बर्तन पे किसी पे लगाने पे वो लग जाता था। 2-3 मुंह वाले चूल्हे भी मिले हैं। 2-3 मुंह वाले चूल्हे का मतलब होता है जैसे एक चूल्हा होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं, ठीक है, एक चूल्हा होता है उस पर खाना बनाते हैं, उसका एक ही मुंह होता है। उसमें क्या इधर भी 2-3 मुंह होते थे, जिससे क्या होता था कि एक बार में ही आप 2-3 सामान साथ में बना सकते हैं। इधर रोटी बना सकते हैं, इधर सब्जी बना सकते हैं, इधर वो और काम ले सकते हैं। जैसे गैस सिलेंडर में गैस वाला चूल्हा होता है जिसमें 2 चूल्हे बने होते हैं, ठीक है, वैसे वहाँ भी देखो वहाँ के लोगों का भी दिमाग डेवलप था। यानी इतने साल पुरानी 4000 साल पुराने भी, और आप देखें तो लोग जो वहाँ की सभ्यता के लोग थे उनका माइंड एकदम डेवलप्ड था और वो भी हर चीज़ को अच्छी तरह से यूज करना जानते थे। तो 2-3 मुंह वाले चूल्हे का मतलब एक ही बार में वहाँ सब्जी भी बन रही है, खाना भी बन रहा है, इधर रोटी भी बन रही है, 2-3 काम एक साथ कर लेते थे, ठीक है। उसके बाद है ईरानी शैली की धूपदानी भी मिली है, और वहाँ धूपदानी जो काम लेते हैं वो भी मिली है, जिसमें ईरानी शैली, ईरानी स्टाइल यूज़ की गई है। और इसी से जैसे पता चलता है कि आहड़ सभ्यता सिर्फ हमारे भारत तक, राजस्थान तक ही सीमित नहीं थी, दूसरे देश अरब कंट्री तक भी उनका सामान वहाँ जाता था और वो लाते थे। यूनानी देवता का अपोलो चित्र मिला है, और एक चित्र मिला है जो किसी को यूनानी जो थे उनके देवता का चित्र है। और मिट्टी की वर्षभ मूर्ति, वर्षभ
मतलब बैल की मिट्टी, बैल जो होता है उनकी, जिसको बनासिल बूल भी कहते हैं, और मिट्टी की वर्षभ मूर्ति मिली है, यानी मिट्टी की बैल की मूर्ति मिली है आहड़ सभ्यता में। आटा पीसने की चक्की भी मिली है, जैसे वो हाथ से चलाते हैं। अभी आप देख रहे हैं, अभी जो चक्कियाँ हैं वो मशीन से चलती है, ठीक है। और उस वक्त आटा पीसने के लिए, यानी उन्होंने इतना दिमाग डेवलप कर लिया था कि अनाज को वो पीस कर खाते थे, ठीक है। तो आटा पीसने की चक्की मिली, इसका मतलब वो आटा पीसने की चक्की भी बना चुके थे, 2 पत्थरों को रख के और उसमें ऐसे रगड़ते थे। तांबा गलाने की भट्टियां भी मिली है। अब ज़्यादातर औजार, ताम्रवर्ती नगरी नाम था इसका, मतलब ज़्यादातर जो अपने औजार थे वो तांबे के ही बनाते थे वो, इसलिए इसका नाम ताम्रवर्ती नगरी था। और इसलिए अब तांबा है, तांबा जो होता है उसको कोई भी आकार देने के लिए उसे गलाना पड़ता है, तो उनके लिए वो बाकायदा अलग भट्टियाँ होती थी जिसमें उनको गर्म करते थे, और गर्म करने के बाद जब वो पिघल जाता था तब उसका कोई ना कोई आकार दे देते थे। और तो तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली है। बिना हत्थे के छोटे जलपात्र, यानी जैसे हमारे लोटा होता है, गिलास होता है, ठीक है, वैसे छोटे छोटे जलपात्र उन्होंने बना रखे थे जिनके हत्था नहीं होता। अभी तो जैसे हमारे पास जग होता है उनके हत्था होता है, उनके हत्थे नहीं थे, बिना हत्थे के छोटे छोटे जलपात्र। उससे लगता था कि वो पानी किसी जलपात्र में रख के पीते थे या और काम लेते थे। एक मकान में 6 चूल्हे, यानी जब उनकी वहाँ खुदाई की गई तो अवशेष में मकान मिला, और उस मकान में देखे तो अलग अलग 6 चूल्हे डले हुए थे। तो इससे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, सामूहिक परिवार में रहते थे। एक ही मकान में सारा परिवार रहता था, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सारे रहते थे। 6 चूल्हे का मतलब यही हुआ कि उस घर में, उस घर मकान में अलग अलग खाना 6 जगह बनता था। क्यों? इस 6 जगह तभी बनता था क्योंकि परिवार के सदस्य वहाँ ज़्यादा थे। अगर वो सिंगल फैमिली में रहते तो 6 चूल्हों की इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो उससे ये अनुमान लगाया गया कि एक मकान में 6 चूल्हे मिले, इसका मतलब सामूहिक परिवार था उनका। आगे है पत्थर के सिलबट्टे। पत्थर के सिलबट्टे मतलब उसमें मसाला वगैरह, मिर्च वगैरह पीसने के लिए पत्थर पे पीसते हैं। आज से थोड़े साल पहले हम भी यूज़ करते थे। तो वो उस पत्थर के सिलबट्टे मिले हैं, उससे ये पता चलता था कि किसी चीज़ को पीसने के लिए या उस सिलबट्टों के पत्थर के टुकड़ों को वो काम में लेते थे। तांबे की कुल्हाड़ियाँ, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, और यहाँ ये नाम आया था कि तांबा गलाने की भट्टियाँ भी थी, ठीक है। ताम्रवर्ती नगरी भी कहते थे। इसका मतलब सबसे, मुद्राएं भी उनकी तांबे की थी, इसीलिए इस सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी कहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस धातु, जिस मेटल को वो यूज़ करते थे उनका वो तांबा ही था। तो तांबे की कुल्हाड़ियाँ, यानी जैसे अभी लोहे की कुल्हाड़ी होती है, लकड़ी काटने के लिए हम लोहे की कुल्हाड़ी काम लेते हैं। अंगूठी जो पहनते हैं, ठीक है, सिल्वर की पहनता है कोई, गोल्ड की पहनता है कोई, कॉपर की पहनता है, तो वैसे ये भी कॉपर यानी तांबे की अंगूठियाँ सबसे ज़्यादा। चूड़ियाँ, आजकल तो नए नए मेटल्स की है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा तांबे की चूड़ियाँ यूज करते थे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेटल मिलता था वो तांबा ही था, और इसलिए उसको ताम्रवर्ती नगरी भी कहते हैं। एक दूसरी सभ्यता है कि गणेश्वर, उसमें भी तांबे का ज़्यादा यूज है। क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ खेतड़ी के आसपास था, और खेतड़ी में तांबा सबसे ज़्यादा कॉप निकलता है, इसलिए, और इसलिए इसको भी ताम्रवर्ती नगरी और गणेश्वर को ताम्रवर्ती नगरी की जननी कहते हैं। ये कई बार कन्फ्यूज़ कर देता है। तो तांबे का ही औजार, तांबे की ही कुल्हाड़ियाँ, अंगूठी, चूड़ियाँ मिली है। और जब उसका उत्खनन करवाया गया तो वो 8 स्तर में हुआ। 8 स्तर का मतलब अलग अलग पार्ट्स में 8 जगह उनका उत्खनन किया गया, तो उत्खनन के उसमें 8 स्तर थे। तो ये आहड़ सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, और इसमें आपने अच्छी तरह से एक एक पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, कौन से ज़िले में, कितनी पुरानी है। आप के लिए बहुत ही छोटा सा एक कह सकते हैं, लेट्स हैव ए क्विक रिव्यू। ये कभी भी आप जब भी किसी पॉइंट वाइज इसको पढ़ेंगे तो मेरा अगर आप वीडियो देखोगे तो आप छोटे यानी 5-10 मिनट में ही, 10 मिनट में ही आप बहुत कुछ सीख लोगे। और मैंने ये NCERT की बुक से सारे पॉइंट्स निकाले हैं, और जिनमें अवशेष के बारे में पूछे तो ये, और नदी के बारे में पूछे तो ये, उत्खनन कब हुआ है, सारे आप जवाब दे सकते हो। तो ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ये राजस्थान GK का है, इंग्लिश ग्रामर का और मोटिवेशनल वीडियो। आप मेरी वीडियो देखते रहिए, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और मेरा चैनल SK लर्निंग पॉइंट देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपके लिए हमेशा ये हाजिर रहूँगा और ये आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आप मेरा वीडियो देखें और आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत